चार पक्के वाले दोस्त। इनकी दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे को देखे बिना किसी को चैन नहीं आता। लेकिन इनमें से दो दोस्तों की नज़र एक ही लड़की पर आकर टिक गई। दोनों उससे एक तरफा प्यार करने लगे। वहीं जब इसकी जानकारी एक दूसरे को हुई तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कुछ दिनों बाद एक रात चारों दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। जब नशा चढ़ा तो उसी प्रेमिका की चर्चा होने लगी। एक ने दूसरे को कहा कि वो हमारी है तो दूसरे ने अपना अधिकार जमाया। देखते ही देखते विवाद बढ़ा तो एक ने अपने साथियों को बुलाकर बाकी तीनों की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की वो ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री जिससे पूरा देश हिल गया। आज हम आपको बताएंगे सच्ची घटना। मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। रात आधी पार हो चुकी थी। पार्टी शराब पर थी। सभी की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। एक आंख सुधीर बोला, सुनील ये कैसा दोस्त है तेरा, पार्टी छोड़कर घर में घुसकर बैठ गया। बुला इसे, यह तो बेइज्जती की बात है। अब भाई दोस्त हैं तो बेइज्जती की बात तो है ही ना। सुनील को अब पार्टी का माहौल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सुधीर बार बार अपनी बेइज्जती का हवाला देकर उसके ऊपर दबाव बनाने लगा। आखिरकार सुनील बाहर निकला और उसने इजलाल के घर के नीचे जाकर उसे आवाज़ दी। थोड़ी देर में इजलाल आया तो सुधीर ने अपनी दोस्ती को लेकर उस पर ताना कसा। थोड़ी देर की गर्मा गर्मी में बात सीवा तक आई तो इजलाल की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने अपनी अंटी से पिस्टल निकाला और सुधीर को निशाना बनाकर गोली मार दी। अवाक रह गए सारे। फिर इजलाल जोर से चिल्लाया, इन सालों को पकड़कर सामने कमरे में डालो। आज कोई निकलकर बचना नहीं चाहिए। सारा पुराना हिसाब किताब चुकाना है। गोली लगने के बाद सुनील निडाल होकर जमीन पर गिर चुका था। सुनील और पुनीत ने जान बचाने के लिए अंधेरे में ही भागना शुरू किया, लेकिन इजलाल के 1 दर्जन गुर्गों के सामने अनजाने इलाके में बचकर निकल आना नामुमकिन था। हुआ भी यही। सुनील और पुनील मेरठ के गुदड़ी बाजार की संकरी गलियों में फंसकर रह गए। गुर्गों ने उन्हें दबोचा और इजलाल के सामने पेश कर दिया। किसी कबीले की अदालत जैसा नज़ारा था। इजलाल के इशारे पर उसके गुर्गों ने मीट काटने वाले कई चाकू निकाल लिए। सुनील और पुनीत अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे, लेकिन इस सुनसान अंधेरे में उनकी पुकार सुनता कौन। इजलाल ने सुनील और पुनीत को कत्ल करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में भाड़े के गुर्गों ने सुनील और पुनीत के गले चाक कर दिए। दोनों के शरीर थोड़ी देर झटपटाते रहे, फिर ठंडे पड़ गए। पूरी सड़क और उसके दोनों ओर की नालियों में ताज़ा खून की धारा बह रही थी। 23 मई 2008 की सुबह बागपत के बलौनी गांव के जंगल में कई गाड़ियों की हलचल। सड़क से कुछ दूरी पर एक कार हिंडन नदी की ओर बढ़ी जा रही थी। तभी कीचड़ में टायर फंस गया। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद भी जब कार नहीं निकली तो सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी गाड़ी से एक आवाज़ आई, चलो। सभी गाड़ियां सड़क किनारे इकट्ठा हुईं और मुड़कर मेरठ की ओर निकल गईं। थोड़ी दूरी पर अपनी कार में बैठे बागपत के दुष्यंत तोमर यह सब देख रहे थे।
गाड़ियों का काफिला दूर निकल जाने के बाद उन्होंने नदी के पास खड़ी कार की ओर देखा तो वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। अनहोनी की आशंका मन में समेटे वह कार के पास पहुंचे और अंदर झांका। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार की पिछली सीट पर एक लाश औंधे मुंह पड़ी थी। वह पीछे लौटे और पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में मौके पर बलेनी थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी में 2 लाशें मिली। पुलिस के साथ जब दुष्यंत ने लाशों को गौर से देखा तो उनका गला रुंध आया। ये दोनों लाशें मेरठ कॉलेज के छात्र सुधीर उज्ज्वल और पुनित गिरी की थी। तीसरा उनका दोस्त सुनील डाका था। दुष्यंत इसी कॉलेज के स्टूडेंट लीडर थे। इधर मेरठ में सुबह से ही सुधीर, सुनील और पुनित को उनके घर वाले तलाश रहे थे। चर्चा थी कि शहर के विक्टोरिया पार्क के स्विमिंग पूल में नहा रहे तीनों दोस्तों को आधी रात के वक्त मीट कारोबारी हाजी इजलाल अपने साथ पार्टी कराने के लिए ले गया था, लेकिन बाद में उनका पता नहीं चला। सुधीर मेरठ कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा था और बागपत के सिरसगढ़ का निवासी था। पुनित मेरठ के परिचितगढ़ का रहने वाला था और मेरठ कॉलेज में MCom सेकेंड ईयर का छात्र था। वही सुनील डाका मेरठ के जागृति बिहार का रहने वाला था और रेलवे में ठेकेदारी करता था। हाजी इजलाल मेरठ का बड़ा मीट कारोबारी और बहुजन समाज पार्टी यानी BSP का बड़ा नेता था। इजलाल के चाचा हाजी अखलाक ने 80 के दशक में अपना मीट कारोबार शुरू किया और सत्ता की बैसाखी के सहारे इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1993 में वह जनता दल के टिकट पर मेरठ विधानसभा से विधायक बने। 2000 में बसपा के टिकट पर हाजी अखलाक के बेटे और इजलाल के चचेरे भाई शाहिद अखलाक मेरठ के मेयर चुने गए। 2004 में वह बसपा के टिकट पर लोकसभा में पहुंच गए। इजलाल की मां हज्जन जबेदा भी मेरठ नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ चुकी थी। हत्याकांड से पहले इजलाल खुद बसपा से चुनाव लड़ना चाहता था और टिकट के लिए आवेदन कर चुका था। पूरा परिवार बसपा को समर्पित था, इसलिए मायावती की सरकार में तूती बोलती थी। अखलाक फैमिली की पुलिस जांच में जुटी थी, तभी उसे बड़ा सबूत मिला। गुदड़ी बाजार से लेकर बागपत के जंगल तक देवेंद्र आहूजा उर्फ नन्नू ड्राइवर पूरी वारदात में कातिलों का हमसाया रहा। इजलाल का पुराना ड्राइवर था देवेंद्र। लाशों से भरी गाड़ी छोड़ने के बाद जब वह घर पहुंचा तो खौफ के चलते बुखार चढ़ाया उसे। उसकी हालात देखकर घर वालों ने पूछना शुरू किया तो बहुत देर तक राज को राज नहीं रख पाया और पूरी बात बता दी। घर वाले उसे पुलिस के पास लेकर पहुंचे। मामला हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से जुड़ा था। ऐसे में पुलिस ने देवेंद्र को चुपचाप अपने घर में बने रहने की हिदायत देकर थाने से भेज दिया। देवेंद्र से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गुदड़ी बाजार में मौके वारदात तलाशने लगी। बागपत पुलिस ने बलैनी थाने में ट्रिपल मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन मृतकों के घर वालों की मांग पर केस को मेरठ शहर के कोतवाली ट्रांसफर कर दिया गया। जब इजलाल हाथ नहीं आया तो
तो मेरठ पुलिस पर उसे साजिशन बचाने का आरोप लगने लगा। मेरठ कॉलेज के छात्रों ने बाजार बंद कर दिए। पुलिस पर दबाव बना तो इजलाल को सरेंडर करने की कोशिशें तेज हो गई। मामले की जांच शहर कोतवाली से हटाकर सदर बाजार के थाने DK वालियान को दे दी गई। वालियान ईमानदार छवि के पुलिस अफसर माने जाते थे। उन्होंने तफ्तीश शुरू की और पुख्ता सबूत इकट्ठे करके पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी। हाजी इजलाल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ 21 अक्टूबर 2008 को चार्जशीट फाइल कर दी। सबसे बड़ा सवाल था कि सुधीर और उसके दोस्तों की हाजी इखलाक से आखिर दुश्मनी क्या थी, दोस्ती क्या थी। दरअसल मेरठ के सैन्य इलाके से सटा गंगानगर उन दिनों धीरे धीरे आकार ले रहा था। यहाँ के राधा गार्डन में किराए की एक कोठी में खूबसूरत शिवा सिरोही रहती थी। वह भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। पति भी सेना में बड़े अफसर थे। उसके नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी। पति पत्नी के बीच इस भौगोलिक दूरी ने कहानी में एक प्रेमी की अमादत कराई, हाजी इजलाल। वह शादीशुदा था लेकिन खूबसूरत हसीनाओं से रिश्ते रखने फितरत थी उसकी। यह मामूली सी मुलाकात के बाद शिवा से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। शिवा के हुस्न के जाल में इजलाल इस तरह गिरफ्तार हुआ कि उसने उसे एक कोठी किराए पर लेकर दी जहां दोनों वक्त बिताते थे। लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े, हर वो चीज़ जो शिवा की ख्वाहिश थी इजलाल चुटकी बजाते हाजिर कर देता था। कुछ वक्त बीता। शिवा के लिए इजलाल जैसे रिश्ते अब फैशन बनने लगे थे। सुधीर उज्जवल के एक साथी से शिवा की दोस्ती हुई। वह इजलाल की गैर हाजिरी में शिवा की कोठी पर आता जाता। उसे इजलाल का शिवा के पास आना खटकने लगा। उसने सुधीर से इस बात का जिक्र किया। सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल को रोकने की कोशिश कर दी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान गंगानगर और शहर के बेगम ब्रिज पर 2 बार इजलाल से सुधीर और उसके साथियों का आमना सामना हुआ। दोनों बार सुधीर और उसके दोस्त इजलाल पर भारी पड़े। शिवा जाट जाति से थी और उसे चाहने वाला सुधीर का दोस्त भी उसी बिरादरी से था। सुधीर और उसका दूसरा दोस्त सुनील डाका भी जाट थे। उन्होंने ऐतराज़ इस बात से था कि इजलाल के मुस्लिम होते हुए भी शिवा उसके प्यार में गिरफ्त क्यों है। इसे लेकर शिवा को भी एकाध बार चेतावनी दी गई। इधर 2 बार के टकराव के बाद इजलाल समझ चुका था कि जाट लैंड पर जाटों से टकराना उसकी कुव्वत के बाहर की बात है, भले ही राज्य में उसकी पार्टी की सरकार हो। इसलिए उसने सुनील और पुनीत के परिवार से मिलकर समझौते की चौरस बिछाई। परिवारों की मौजूदगी में समझौता हुआ और सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल से हाथ मिला लिया। अब इस नई दोस्ती के नाम पर पार्टियां होने लगी, लेकिन इजलाल के दिल के अंदर बदले के अंगारे सुलग रहे थे। 22-23 मई 2008 की रात वह मौका आया। सुधीर और उसके दोस्तों को बिरयानी की दावत के लिए इजलाल अपनी कोठी पर लेके आया और हत्याकांड को अंजाम दिया। इजलाल को अपनी प्रेमिका से सुनील डाका का प्यार नागवार गुजरा। उसने सुनील डाका को ठिकाने लगाने के लिए पहले
के लिए पहले अपने तीनों दोस्तों सुनील डाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल को अपने ठिकाने पर बुलाया और खूब शराब पिलाई। जब ये तीनों नशे में चूर हो गए तो इन्हें अपने ही घर के अंदर कैद कर लिया। इसके बाद इजलाल ने अपने साथियों और गुर्गों को बुलाया और पूरी रात इन्हें प्रताड़ित किया। इस दौरान इनके साथ मारपीट की और तीनों की आंखें फोड़ डाली। इतने से मन नहीं भरा तो तीनों को गोली मार दी और फिर एक धारदार हथियार से इनका गला काट दिया। इतने में सुबह हो गई। आरोपी ने तीनों लाशों को घर में ही सड़क की तरफ बने एक छोटे से जीने में डाल दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में लाशों से खून रिसकर सड़क पर आने लगा। आसपास के लोगों ने खून बहता देखा तो शोर मचाया। इसके बाद उस हिस्से को खोला गया तो भयानक मंजर नजर आया। इतने में इजलाल का नशा भी उतर गया था। उसने अनान फनान में गाड़ियां मंगाई और तीनों शवों को एक गाड़ी की डिग्गी में डालकर गंग नहर की ओर चल दिया। वहीं कोई सही जगह नजर नहीं आई तो आरोपी इन शवों को लेकर बागपत में हिंडन किनारे पहुंचा। संयोग से गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो आरोपी गाड़ी में ही शव छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि जीने के शवों को निकालकर ठिकाने लगाने का दृश्य भी भयावह था। दरअसल आरोपी जब अपने घर से शव निकाल रहा था तो सड़क पर गाड़ियों का काफिला था। इसमें एक गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हुई थी। एक गाड़ी में शव ठूंसकर भरे जा रहे थे। मकान के अंदर से लेकर सड़क तक खून ही खून फैला था। बावजूद इसके किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आरोपी को रोके या टोक सके। बागपत पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर आरोपी इजलाल को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस की हिरासत में उसकी पिटाई कर दी। केस की तफ्तीश में सत्ता से लेकर पैसे तक का भरपूर इस्तेमाल हुआ। पुलिस के बड़े अफसर तक इजलाल के पैसे और रसूख की गिरफ्त में थे। जांच कर रहे डीके बलियान पर एक बड़े अफसर ने तीनों आरोपियों के नाम हटाने का दबाव बनाया। इन आरोपियों में इजलाल के दो सगे भाई, एक बहनोई बदरुद्दीन था। बलियान ने विरोध किया तो उनका ट्रांसफ़र कानपुर कर दिया गया। मामला सरकार के कानों तक पहुंचा। डीके बलियान को वापस मेरठ भेजा गया और बड़े अफसर को मेरठ से बाहर। इजलाल की नाटकीय गिरफ्तारी को लेकर मीडिया और पुलिस पर भी आरोप लगे। शहर कोतवाली के प्रभारी और इलाके के सीओ को इजलाल की गिरफ्तारी के बाद उनके पद से हटा दिया गया। इजलाल को पुलिस एनकाउंटर से बचाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट मेरठ और बागपत पुलिस के कुछ अफसरों ने मीडिया के साथ मिलकर रची थी। 14 साल पुराने इस हत्याकांड में पुलिस ने इजलाल, उसके 2 भाइयों, 1 बहनोई, 4 नौकर, 5 गुर्गों और सीवा सिरोही के खिलाफ सबूत हासिल किए हैं। पुलिस ने इजलाल को गैंगस्टर एक्ट की धारा में निरुद्ध भी किया है और उसके साथियों को उसके गैंग का सदस्य माना है। 14 जुलाई 2010 से केस में गवाही शुरू हुई। आखिरी गवाह ने 2020 में अपनी आपबीती बयां की। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं का, किसी के धर्म का ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है हमारा। ये कहानी सिर्फ हमने इस बेस से सुनाई है कि आप जब किसी से दोस्ती करें या किसी से प्यार करें तो सोच समझ कर करें, उसका क्या अंजाम होगा,
किससे आप दोस्ती कर रहे हैं, वो किस तरह का आदमी है और उसके साथ पहले कैसे संबंध है, ये सारा कुछ निरीक्षण करके ही आप अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, किसी पर विश्वास करें या किसी से प्यार करें। उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ आगे हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।